तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर व्हेन पीपल रिबेल, यानी कि लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना आरंभ कर दिया था। यानी कि उन्होंने कब अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना आरंभ किया था। तो यह है चैप्टर का नाम। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की जो टाइम लाइन है वो है 1857 एंड आफ्टर, यानी कि 1857 का जो विद्रोह था और उसके बाद क्या हुआ। यानी कि इस चैप्टर में हम ये दो चीज़ कवर करने वाले हैं। दिस चैप्टर कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 4 व्यूज़, यानी कि इस चैप्टर को हम 4 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है ब्रिटिश पॉलिसीज़, यानी कि अंग्रेज़ों ने भारत में कौन कौन सी नीतियाँ बनाई जिसके कारण उन्होंने भारत पर अपना शासन किया। दूसरा है प्रोसेस ऑफ रिवोल्ट, यानी कि विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, विद्रोह की प्रक्रिया, विद्रोह में कौन कौन लोग शामिल हुए। तीसरा है हाउ कंपनी फाइट बैक, यानी कि विद्रोह के बाद कंपनी ने लोगों से कैसे लड़ा, उन्होंने लोगों से कैसे डील किया। फिर चौथा है इसमें आफ्टर मथ्स न्यू पॉलिसीज आफ्टर 1857, 1857 के बाद कौन कौन सी नई नीतियाँ भारत में लागू हुई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें नवाब लूज देयर पावर, यानी कि कैसे नवाब जो भारत में प्रोविंस में राज करते थे उन्होंने कैसे अपनी पावर को खोया, कैसे अपनी शक्ति को खोया। पीजेंट्स एंड सिपॉइज, यानी कि जो सिपाही होते हैं उनको इंग्लिश में सिपॉय कहते हैं। तो इसमें किसान और सिपॉय के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, यानी कि कैसे सुधारों के खिलाफ लोगों ने अपना रेस्पॉन्स दिया। उसके बाद सेकंड हो जाएगा प्रोसेस ऑफ रिवोल्ट, उसमें आ जाएगा ए म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिवेनियन, यानी कि एक छोटे से लड़ाई ने कैसे एक विद्रोह का रूप लिया। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, उस रिवोल्ट की शुरुआत मेरठ से दिल्ली तक कैसे हुई। द रेवेलियन स्प्रेड, रेवेलियन कैसे फैला, विद्रोह कैसे फैला। तीसरा हाउ कंपनी फाइट बैक, कंपनी ने कैसे उस रिवोल्ट के खिलाफ दोबारा से फाइट किया, उस विद्रोह के खिलाफ लड़ा। तो कंपनी फाइट बैक। उस थर्ड है हमारा फोर्थ है हमारा आफ्टर मथ्स न्यू पॉलिसीज आफ्टर 1857, यानी कि 1857 के बाद कौन कौन सी नई नीतियां भारत में लागू हुई। तो आफ्टर मथ्स ऑफ रिवोल्ट। अभी तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अभी यह है चैप्टर की शुरुआत। तो चैप्टर की शुरुआत में हमारी पहली टॉपिक आती है पॉलिसीज़ एंड पीपल। कौन कौन सी पॉलिसियाँ भारत में बनी और उनका लोगों के बारे में क्या रवैया था। तो पॉलिसीज़ ऑफ कंपनी वर मेड टू प्रोवाइड बेनिफिट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पॉलिसी बनाई थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही फ़ायदा पहुंचा रही थी। दूसरी बात, द इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसीज़, इन नीतियों का जो प्रभाव था वो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यानी कि इनका समाज पर गहरा प्रभाव था। पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट, ज़मींदार, पीजेंट्स, वुमेन, किंग, क्वीन, सोल्जर्स, नवाब और ट्राइबल्स, यानी कि जनजातियाँ, ये सारे लोग इन पॉलिसियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे और इन्होंने परेशान होकर रिवोल्ट की शुरुआत की। इन सारे लोगों ने मिलकर ही रिवोल्ट किया था। और इसमें देखेंगे कौन कौन सी पॉलिसीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। तो पहली थी जुडिशियल पॉलिसी, यानी कि कोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी। दूसरी थी पुलिस पॉलिसी लोकल लेवल पे। तीसरी थी मिलिट्री पॉलिसी, यानी कि अपनी सेना के लिए उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई थी। चौथी थी रेवेन्यू पॉलिसी, यानी कि पैसे से रिलेटेड, यानी कि टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ थी। चौथा है लैंड सेटलमेंट, यानी कि वो ज़मीनें किसको देते थे, किसानों को, या फिर ज़मींदारी सिस्टम था, वो हम इसमें पढ़ेंगे। यानी कि उन्होंने कुल मिलाकर 5 पॉलिसीज़ बनाई थी। तो पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, पॉलिसीज़ एंड पीपल। अब हमारा सेकंड सब टाइटल है नवाब लूज पावर, यानी कि वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने कैसे अपनी शक्ति को खोया। अभी नवाब किसे कहते हैं, यानी कि जैसे कि ये हमारा भारत है,
तो इसके अंदर छोटे छोटे प्रोविंस बसे हुए थे, छोटे छोटे छोटे। तो इनके जो हेड थे उनको हम नवाब कहते हैं। तो सबसे पहला है इसमें रोल ऑफ रेसिडेंट्स, यानी कि वहाँ के जो रहने वाले थे उनकी भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी भूमिका से कैसे नवाबों ने अपनी शक्ति को खोया। तो रेसिडेंट वर प्लेस्ड इन कोर्ट ऑफ किंग्स, यानी कि जो राजा के दरबार थे उनमें रेसिडेंट्स को, यानी कि वहाँ के जो लोकल के एरिया के रहने वाले थे उनको जगह मिल गई थी, नवाबों की जगह। यानी कि जो अंग्रेज़ों ने नई नई पॉलिसीज़ बनाई थी उसके अंदर उन्होंने छोटे मोटे रेसिडेंट्स को, लोकल एरियाज़ के रेसिडेंट्स को रहने के लिए, उनको वहाँ पर कोर्ट में जगह दे दी। तो इससे क्या हुआ, नवाबों की पावर छिन गई। दूसरा है रेगुलेटेड फॉरेन एंड इंटरनल पॉलिसीज़ ऑफ किंग्स इन इंडिया, यानी कि अंग्रेज़ों ने जो वहाँ के लोकल किंग्स थे उनके लिए पॉलिसीज़ बना दी थी। तीसरा है ऑल्सो कंट्रोल रेवेन्यू सोर्सेज, यानी कि वहाँ के जो रेसिडेंट्स थे उनके लिए वहाँ रेवेन्यू का उनको जिम्मेदारी मिल गई थी। तो इससे क्या हुआ, नवाबों की पावर छिन गई। नवाबों की जो जगह है वो वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स को मिल गई, यानी कि वहाँ के लोकल रहने वालों को मिल गई। दूसरा इसमें रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे हम। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, कल्पी से, ये एक जगह का नाम है। हस्बैंड नेम राव गंगाधर राव, यानी कि उनके पति का नाम राव गंगाधर राव था। शी वॉज नॉट अलाउडेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, उनको बच्चा लेने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तीसरा है इसमें नवाब साहिब, अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ पेशवा बाजीराव, यानी कि पेशवा बाजीराव ने इनको अडॉप्टेड किया था, यानी कि इनको गोद लिया था। ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज पैशन, यानी कि वो भी लड़ना चाहते थे। जैसे कि पेशवा बाजीराव एक किंग थे, तो उनके बाद नाना साहेब अगले पेशवा बने। तीसरा पढ़ेंगे इसमें डलहौजी। तो 1849 डलहौजी अनाउंस्ड है, यानी कि 1849 में डलहौजी ने ये अनाउंस किया, आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफ़र हिज फैमिली वुड नॉट बी अलाउडेड टू स्टे इन रेड फोर्ट, यानी कि 1849 के बाद बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद उनकी फैमिली का कोई भी व्यक्ति लाल किले में नहीं रह सकता है, यानी कि उनको लाल किले में रहने की कोई अनुमति नहीं दी। उसके बाद पढ़ेंगे अवध, द लास्ट स्टेट विच वाज एनेक्स्ड। सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया, उसके बाद उसके सबसे लास्ट में अवध पर 1801 में, यानी कि 1801 सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी, यानी कि 1801 में सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी अवध में लागू कर दिया। ये हम आगे पढ़ेंगे कि सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी क्या थी। 1856 यानी 1856 अवध वाज एनेक्स्ड, 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया गया। ऑन द चार्ज ऑफ मिस गवर्नेंस एंड मिसमैनेजमेंट, मतलब मिसमैनेजमेंट या मिस गवर्नेंस, यानी कि उस राज्य में प्रॉपर गवर्नेंस नहीं चल रही है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि गलत मैनेजमेंट से उन्होंने उस अवध को कब्जे में ले लिया। उसके बाद पढ़ेंगे कैनिंग। कैनिंग मतलब एक ब्रिटिश जनरल गवर्नर का नाम है। 1856 बहादुर शाह द विल बी द लास्ट मुगल एम्परर, यानी कि उसने अनाउंस कर दिया था कि 1856 के बाद बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुगल एम्परर, यानी कि मुगलों का आखिरी सम्राट होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पीजेंट्स एंड सिपॉय। सिपॉय को हम सिपाही कहते हैं, इंग्लिश में हम सिपॉय बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको सिपाही कहते हैं। पीजेंट यानी कि किसान। उस समय पीजेंट्स एंड जमींदार्स वर नॉट हैप्पी बिकॉज, यानी कि उस समय किसान और ज़मींदार दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी थे, वो खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि हैड टू पे ह्यूज टैक्स, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। देयर लैंड्स हैज़ बीन स्नैच्ड अवे, उनकी जो सारी ज़मीनें थी वो छीन ली गई थी, अब वो सिर्फ अंग्रेज़ों के पास थी। बोथ पीजेंट्स एंड सिपॉय केम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड एंड सेम फैमिली,
किसान और सिपाही दोनों का बैकग्राउंड एक ही था और वो एक ही परिवार से आते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिपाही, डिस्काउंट अमोंग सोल्जर्स, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उनके साथ कलर के आधार पर यानी कि रंग भेद होता था, यानी कि काले और गोरे में भेदभाव होता था। दे वर फोर्स टू रेंडर देयर सर्विस अक्रॉस द ओशियन, उन्हें ज़बरदस्ती महासागर में या ओशियन में काम करने के लिए भेजा जाता था। पास लॉज फॉर दैट 1824 और 1856 मेड कंपल्सरी फॉर सोल्जर्स टू वर्क अक्रॉस द ओशियन, यानी कि दो लॉ बनाए गए थे, एक तो 1824 में यानी 1824 और 1856 में कि सोल्जर्स को कंपलसरी ओशियन में काम करने के लिए भेजा जाएगा, यानी कि उनको ज़बरदस्ती काम करने के लिए समुद्र में भेजा जाता था। अब हम पढ़ेंगे रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, यानी कि सुधार और प्रतिक्रियाएं। रेस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रियाएं। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडक्टेड रिफॉर्म्स टू मेक लाइफ ऑफ पीपल कंफर्टेबल और इम्प्रूव कंडीशन ऑफ पीपल, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेजी सरकार ने लोगों की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए और सुधारने के लिए रिफॉर्म्स किए, यानी कि सुधार किए। दूसरा है बट इंडियंस टुक इट इन नेगेटिव एंड थॉट दैट दे वर स्पॉइलिंग देयर रिलीजन एंड सोसाइटी, लेकिन जो भारतीय थे वो ये सोच रहे थे कि अंग्रेज उनकी जो धर्म है उनको बिगाड़ रहे हैं, उनके समाज को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने इनको नकारात्मक तरीके से लिया, यानी कि उनको नेगेटिव तरीके से लिया, उनको ये रिफॉर्म्स अच्छे नहीं लगे। दे कंडक्टेड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। अब अंग्रेजों ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए वो हम पढ़ेंगे। एंड द सती, यानी कि जो सती सिस्टम था उसको एंड कर दिया। सती सिस्टम, उसमें लड़कियों को ज़बरदस्ती अपनी पति की मृत्यु के बाद आग में डाला जाता था, तो वो सिस्टम अंग्रेजों ने बंद कर दिया। दूसरा है सपोर्ट टू विडो रीमैरिज, यानी जो विधवा थी उनकी दोबारा शादी को सपोर्ट किया, यानी कि उनको शादी करने के लिए सपोर्ट किया। सपोर्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा दिया, अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दिया। सपोर्ट टू क्रिश्चियन मिशनरीज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज, एक धर्म क्रिश्चियन है, उनकी जो मिशनरीज थी, उनकी जो संस्थाएं थीं, उनको बढ़ावा दिया ताकि क्रिश्चियन धर्म बढ़ सके। पांचवा है मेड लॉज इन 1850 1850, 1850 में एक कानून बनाया। एंड मेड कन्वर्सेशन इजी प्रोवाइडेड इनहेरिटेंट राइट फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि उनके जो पूर्वज थे उनकी अपनी ज़मीनों पर पूरा अधिकार है, अपने पूर्वजों की ज़मीन पर उनका पूरा अधिकार है। Many Indians started feeling that British government was interfering in religion life, in society, in tradition, social customs, यानी कि जो भारतीय थे उन्होंने ये सोचा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके जो धार्मिक जीवन है और जो उनका समाज है, उनकी जो परंपराएं उनमें इंटरफेयर कर रही है, यानी कि उनमें हस्तक्षेप कर रही है, उनको बिगाड़ रही है। उन्होंने इन रिफॉर्म्स को नेगेटिव वे में लिया, उनको ये रिफॉर्म्स पसंद नहीं आए इंडियंस को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रिफॉर्म्स इसीलिए करा ताकि लोगों का जीवन सुधर सके। अब हमारा अगला टॉपिक है ए म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिवेलियन, यानी कि एक छोटा सा विद्रोह, एक छोटी सी लड़ाई, एक छोटा सा लोगों का ग्रुप ने कैसे एक पॉपुलर रिवेलियन, एक बड़े विद्रोह का रूप लिया। ए म्यूटिनी वाज कन्वर्टेड इनटू अ पॉपुलर और सिविल रिवेलियन 1857। According to some people, the revolt of 1857 was the biggest armed revolt in all British colonies, यानी कि ब्रिटिश की जो कॉलोनीज थी, यानी कि जैसे इंडिया है तो ब्रिटिशर्स की ये कॉलोनी है, ऐसे ही पाकिस्तान उस टाइम तो बना नहीं था, तो श्रीलंका और भी दुनिया में बहुत सारी कॉलोनीज ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। तो उनमें से 1857 जो 1857 रिवॉल्ट था वो सबसे बड़ा आर्म्ड रिवॉल्ट था, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कुछ लोगों के अनुसार। इन दिस टॉपिक वी विल सी इट्स बिगिनिंग एंड स्प्रेड, यानी कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इसकी कैसे शुरुआत हुई थी इस रिवॉल्ट की और ये कैसे फैला। 8 अप्रैल 1857
यानी कि 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे वॉज अ सोल्जर, रिफ्यूज टू यूज न्यू राइफल्स एंड न्यू कार्डिजेज, किल्ड हिज सीनियर एट बरकपुर। यानी कि मंगल पांडे जो एक सोल्जर था, यानी कि वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर ही एक सोल्जर था, तो उसने जो न्यू राइफल्स थी, जो नई बंदूकें थी और उनकी जो नई गोलियां थी, उनको यूज़ करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि जो बंदूक थी और जो गोली थी, गोली को मुंह से यूज़ करना पड़ता था, पहले उसको खोलना पड़ता था, उस पर कोटिंग होती थी, उस गोली पर गाय के मांस की कोटिंग होती थी, यानी कि उस पर गाय का मांस चढ़ा हुआ होता था। तो इसलिए मंगल पांडे ने उसको यूज़ करने से मना कर दिया। तो उसका जो सीनियर था उसने इसके खिलाफ कुछ एक्शन लिए, तो उसने किल्ड हिज सीनियर एट बरकपुर, तो उसने अपने सीनियर को बरकपुर में मार दिया। ये 8 अप्रैल 1857 यहाँ से इस रिवॉल्ट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 9 मई 1857 यानी कि 9 मई 1857 में फ्यू सोल्जर्स इन मेरठ रिफ्यूज टू यूज कार्टिजेज एज दे प्रोबेबली कोटेड विद एनिमल फैट काउज और पिग्स। उसके बाद दोबारा से उसके कम से कम अप्रैल मई 1 महीने बाद सबसे पहले मंगल पांडे ने, उसके बाद फ्यू सोल्जर्स कुछ सैनिकों ने मेरठ में उन नई बंदूकों का और नई गोलियों का यूज करने से मना कर दिया। मेरठ में क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि इस पर गाय के और सुअर की चर्बी है, गाय के और सुअर का इन पर मांस है इस गोली पर, तो इसलिए उन्होंने उसको यूज करना के लिए मना कर दिया। 85 सोल्जर्स वर अरेस्टेड एंड गिवन 10 ईयर पनिशमेंट। इन सबको देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और 85 सोल्जर्स को अरेस्ट कर लिया और उनको 10 साल की सजा दे दी। उसके अगले दिन 10 मई 1857 अगले दिन क्या होता है? सोल्जर्स मार्च टू जेल अटैक्ड एंड रिलीज्ड देयर फेलो सोल्जर्स। यानी कि जो कुछ सोल्जर्स थे, जो बचे हुए सैनिक थे, उन्होंने जेल की तरफ वो गए और जेल पर उन्होंने अटैक किया और अपने जो साथी थे उनको छुड़ा लिया। डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट फिरंगीज। फिरंगीज का मतलब है फॉरेनर्स, यानी कि विदेशी, ब्रिटिशर्स के लिए यूज हुआ है फिरंगी। डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट फिरंगीज, और ये डिक्लेयर कर दिया और ये घोषणा कर दी कि हम अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ेंगे, यानी उनके साथ लड़ाई करेंगे। एंड डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर देयर लीडर, और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया, उसका राज तिलक कर दिया दिल्ली में। अटैक्ड ऑन रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली एंड कैप्चर्ड। लाल किला यानी दिल्ली का जो लाल किला है उस पर अटैक किया और उसको कैप्चर कर लिया। 10 मई 1857 को लाल किले पर अटैक किया और उसको कैप्चर कर लिया। किल्ड मैनी ब्रिटिश सोल्जर्स। किल्ड मैनी ब्रिटिश सोल्जर्स यानी कि ब्रिटिशर्स के बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया सोल्जर्स ने। जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने अंग्रेजों के बहुत सारे सैनिकों को मार दिया। ऑल्सो सेज आर्म एंड एम्यूनेशन। तीसरा है इसमें रोल ऑफ बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह जफर का इसमें क्या रोल था, उनका क्या योगदान था। तो बहादुर शाह जफर रोट अ लेटर टू ऑल द नवाब्स ऑफ द स्टेट टू मेक अ ग्रुप और कन्फेडरेसी ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो बहादुर शाह जफर ने एक पत्र लिखा जो उस राज्य के यानी कि भारत के सभी जो नवाब थे उनको लेटर लिखा और कहा अपना एक ग्रुप बनाओ और ग्रुप बना के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। तो ये बहादुर शाह जफर का रोल था। अंग्रेजों के खिलाफ बहादुर शाह जफर ने ये किया। अंग्रेजों के खिलाफ बहादुर शाह जफर ने ये किया। उन्होंने नवाबों को लेटर लिखा कि आप एक ग्रुप बनाओ जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अभी हमने पढ़ा कि 1857 के रिवॉल्ट की, विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसमें हमने 3 डेट पढ़ी, 8 अप्रैल 1857, फिर 9 मई 1851, उसके बाद 10 मई 1857। अब हम पढ़ेंगे रिवेलियन स्प्रेड, यानी कि ये जो विद्रोह था, ये जो युद्ध था वो कैसे फैला। इन दिस सब हेडिंग वी विल सी हाउ एंड वेयर रिवोल्ट स्प्रेड, यानी कि जो विद्रोह था वो कैसे फैला और कहाँ फैला। तो सबसे पहले
लखनऊ। लखनऊ में ये लखनऊ का जो नवाब था वो था वाजिद अली शाह, यानी कि एक्स नवाब। हिज सन वर्जिश कदर डिक्लेयर हिज नवाब शिप, also declare बहादुर शाह इज लीडर। हिज मदर बेगम हजरत महल also fought against ब्रिटिशर्स, यानी कि उसकी जो माता थी उसने भी बेगम हजरत महल उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और बहादुर शाह जफर को लीडर डिक्लेयर कर दिया। उसका जो बेटा था वर्जिश कदर उसको भी नवाब डिक्लेयर कर दिया। तो ये तो हो गया लखनऊ में कैसे लखनऊ में इस रिवॉल्ट की शुरुआत हुई थी। दूसरा है इसमें कानपुर, नाना साहेब कंडक्टेड रिवॉल्ट। नाना शाह कानपुर से इस रिवॉल्ट के लीडर थे। डिक्लेयर हिमसेल्फ पेशवा, यानी कि उनको लीडर घोषित कर दिया। ऑल्सो डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ गवर्नर ऑफ मुगल एम्परर बहादुर शाह, बहादुर शाह का गवर्नर यानी कि राज्यपाल अपने आप को घोषित कर दिया कानपुर के नाना साहेब ने। तीसरा है रानी झांसी, कंडक्टेड रिवॉल्ट इन झांसी और कल्पी, यानी कि झांसी और कल्पी में वो इस रिवॉल्ट की हेड थी। उन्होंने वहाँ रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया विद टाटा तोपे मिलिट्री जनरल ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब का जो मिलिट्री जनरल था उसके साथ रिवॉल्ट की शुरुआत कर दी रानी झांसी ने। कहाँ पर? कल्पी में। रानी अवंतीबाई लोधी वाज फ्रॉम रामगढ़ एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश से थी। कौन? रानी अवंतीबाई ने वहाँ से रामगढ़ से रिवॉल्ट की लीडर बन गई और रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। हर टेरिटरी वाज एनेक्स्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट विद 4000 सोल्जर्स, यानी कि बाद में उनका जो क्षेत्र था, उनका जो एरिया था, उनको उसका अंग्रेजों ने एनेक्स कर लिया, अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन रानी अवंतीबाई ने 4000 सोल्जर्स के साथ इस युद्ध की शुरुआत करी थी। पांचवा हमारा फैजाबाद, रिवॉल्ट बाय मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने इस रिवॉल्ट की शुरुआत करी थी फैजाबाद में। डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल विल बी एंडेड सून इन इंडिया, और ये डिक्लेयर कर दिया कि भारत से ब्रिटिश रूल जल्द ही खत्म हो जाएगा। बरेली, नेक्स्ट है बरेली। बख्त खान स्टार्टेड रिवॉल्ट, यानी कि बख्त खान ने इस विद्रोह की शुरुआत कर दी। ऑल्सो फोर्ट इन दिल्ली, वह दिल्ली में लड़ा। उसके बाद है कन्वर सिंह। कन्वर सिंह ने बिहार से युद्ध की शुरुआत कर दी। जमींदार फ्रॉम आरा डिस्ट्रिक्ट, यह जमींदार था बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से। तो हमने देखा कि किस तरह ये रिवॉल्ट फैला और कितने एरियाज में फैला, कौन कौन से एरियाज में फैला और किस किस ने इस युद्ध को फैलाया, कौन कौन इस युद्ध का लीडर था। यानी कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और युद्ध कौन कौन से क्षेत्र में फैल चुका है। अब हम पढ़ेंगे कि कंपनीज फाइट बैक, यानी कि कंपनी ने दोबारा से युद्ध के खिलाफ क्या एक्शन लिया, कैसे वो युद्ध में वापस से लड़े, उन्होंने कैसे उन बाकी जो रिवॉल्ट हो रहे थे उनका कैसा डट के सामना किया। गॉट मोर आर्मी फ्रॉम इंग्लैंड, यानी कि उन्होंने विदेश से अपना जो देश था उससे ज़्यादा आर्मी मंगवाई, यानी कि मोर आर्मी मंगवाई, बहुत ज़्यादा आर्मी मंगवाई। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड सितंबर 1857, यानी कि दोबारा से सितंबर 1857 में दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, यानी कि कंपनी के द्वारा दोबारा से दिल्ली को हथिया लिया गया। बहादुर शाह एंड वाइफ बेगम जीनत महल अरेस्टेड एंड सेंट टू रंगून वेयर बहादुर शाह डाइड इन जेल इन नवंबर 1862। बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ बेगम जैनत महल को अरेस्टेड कर लिया गया, यानी कि उनको बंदी बना लिया गया और रंगून जेल में उनको भेज दिया गया। वहीं पर बहादुर शाह जफर की जेल में ही मृत्यु हो गई। नवंबर 1862 को उनकी मौत हो गई। जून 1858 रानी झांसी वाज किल्ड, रानी लक्ष्मीबाई का जून 1857 में उनको मार दिया गया। अवंतीबाई लोधी वाज ऑल्सो किल्ड, अवंतीबाई लोधी मध्य प्रदेश रामगढ़ से, उनको भी मार दिया गया। जमींदार्स वर रिवॉर्डेड, यानी कि जो जमींदार्स वर रिवॉर्डेड, उन जमींदार्स को सजा दी गई। सिपॉय एंड स्मॉल जमींदार किंग क्वीन ट्रेवल्स दे
ट्रायल्ड हंगलेड टिल डेथ, यानी कि सिपाही, छोटे ज़मींदार, राजा रानी, ट्राइबल्स जिन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था उनको लटका दिया गया, यानी कि उन सबको फांसी दे दी गई। टिल डेथ यानी जब तक वो मरे उनको सबको फांसी दे दी गई, उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। अब हम पढ़ेंगे आफ्टर मथ्स, यानी कि रिवॉल्ट के बाद क्या क्या हुआ। लंदन, एंड ऑफ कंपनी रूल, यानी कि ब्रिटेन में क्या क्या हो रहा था उस टाइम। एंड ऑफ कंपनी रूल, बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल, यानी कि कंपनी का जो रूल था, जो कंपनी रूल कर रही थी वो रूल बंद हो गया। अब इंडिया में क्राउन रूल आ गया, यानी कि अब ब्रिटेन गवर्नमेंट आ गई थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस 15 काउंसिल मेंबर्स, गवर्नर जनरल वाज गिवन टाइटल वाइसराय। जो गवर्नर जनरल थे वो क्या हो गए, वाइसराय। रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश क्राउन, भारत मंत्री। 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में वो बुरी तरह घबरा गए थे वो, तो उन्होंने जो भारत के जो लोग थे उनको दोबारा से कुछ राइट देने का सोचा 1857 के रिवॉल्ट के बाद। जैसे कि इंडियन चीफ्स एंड किंग्स वर गिवन राइट्स, जो भारतीय जो राजा थे उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए। देयर टेरिटरी वुड बी द एनेक्स्ड, देयर टेरिटरी वुड नॉट बी एनेक्स्ड, यानी कि उनका जो क्षेत्र था, जिस एरिया में वो राज्य करते थे उस एरिया को अब नहीं छीना जाएगा। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी। दे वर गिवन राइट टू अडॉप्ट चाइल्ड, यानी कि उनको कोई बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया गया। दे कुड रूल एज सबऑर्डिनेट टू ब्रिटिश रूल, यानी कि जो पहली जो राज्य करने की जो पोस्ट होगी वो तो ब्रिटेन के ही पास होगी, लेकिन जो सेकंड पोस्ट होगी वो किंग्स के पास होगी, यानी कि उसके जो सुप्रीम लीडर होंगे वो तो सिर्फ ब्रिटिशर्स से होंगे, लेकिन उसके बाद जो भी होगा वो सुप्रीम वो किंग्स या क्यूंस ही होंगे। इंक्रीज ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इन इंडिया आर्मी, जो पहले जो भारत में जो आर्मी थी उसमें इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो ज़्यादा थे, लेकिन अब क्या करा, ब्रिटिशर्स जो सोल्जर्स थे उनकी संख्या बढ़ाई गई, यानी कि इंडियन आर्मी में अब ब्रिटिशर सोल्जर्स ज़्यादा थे। मैनी सोल्जर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम पंजाब, गोरखा एंड साउथ, बहुत सारे नए सैनिकों की भर्ती की गई पंजाब से, गोरखा और साउथ से, यानी कि इंडिया का जो साउथ है वहाँ से बहुत सारे नए जो सैनिक हैं उनको भर्ती किया गया। रिमूव सोल्जर्स फ्रॉम बिहार, अवध, बंगाल, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी वहाँ से सैनिकों को हटा दिया गया, वहाँ के जो सैनिक हैं उनको हटा दिया गया। मुस्लिम वर कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर रिवोल्ट एंड देयर लैंड वाज साइज्ड, यानी कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसको मुस्लिमों ने शुरुआत किया था, ऐसा ब्रिटिशर्स ने माना। 1857 के रिवोल्ट का जिम्मेदार मुस्लिमों को माना, इसलिए उनकी जो ज़मीनें थी वो छीन ली गई। विल नॉट बी इंटरफेयर इन कस्टम एंड रिलीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया के लोग थे उनसे कहा कि अब आपके परंपराओं में, आपके धर्म में कोई भी इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ज़मींदार्स और लैंड लॉन्स वर गिवन देयर लैंड बैक, यानी कि जो ज़मींदार्स थे उनको उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई। ब्लेज, यानी कि व्हेन पीपल रिवेल, ये जो टॉपिक था हमारा, ये जो चैप्टर था वो आज ख़त्म हो गया है। अब अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलते हैं इसी उद्देश्य के साथ अगली वीडियो में।